गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं लिबरलाइजेशन क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करें इंडियन गवर्नमेंट में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, और ग्लोबलाइजेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके बारे में। सो पहला जो मेजर था वो था इंक्रीज़ इन दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट ने करा वो करा कि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो था उसको गवर्नमेंट ने रेज़ करने की बात करी। उन्होंने कहा कि फॉरेन से दूसरी कंपनीज़ जो हैं वो आ करके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें पैसा, और आ करके वो अपना कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करें। पैसा जितना ज़्यादा वो यहाँ पे अपनी नई इंडस्ट्रीज़ सेटअप करें, अपनी कंपनीज़ को सेटअप करें। सो इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत उस टाइम पे प्रमोट करा। और साथ ही साथ एफडीआई लिमिट थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी उसको हटाया गया। उसको 100% उन्हें सब दिया गया कि वो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिन्हें बताया गया कि आप 100% आकर के अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो उस चीज़ों के लिए यहाँ पे दो जो पहले एक एक्ट चलता था जिसे हम कहते हैं फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, वो एक हिंड्रेंस था फॉरेन कैपिटल के आपका फॉरेन कैपिटल का जो फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट होता है उसको, उसके लिए एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस हुआ करता था। इसको ख़त्म करके यहाँ पे एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम दिया गया फेमा एक्ट। फेमा एक्ट की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री फ्लो दिया जिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जिससे कि जो बाहर की आपकी कंपनीज़ हैं जो फॉरेन से आ करके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो ये अच्छे से प्रॉपर्ली यहाँ पे आके कर सके और वो अट्रैक्ट हों टूवर्ड्स इंडिया टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो एक इन्होंने नया जो मेजर अडॉप्ट किया वो था आपका था पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करवाने के लिए, जल्दी से उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक नया एडॉप्शन किया, वो था पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। बेसिकली होता क्या है, इट वाज इन कन्फॉर्मिटी ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन्फॉर्मिक जो रिफॉर्म्स चल रहे थे उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया गया, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी करी गई इंडियन रुपीज़ की। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग या येन, ऐसी जितनी भी आपकी फॉरेन करेंसी हैं उनको बाय और सेल करना फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट। फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए उनको बाय और सेल करना एट अ प्री डिटरमाइंड रेट्स जो कि डिसाइड होते थे आपके मार्केट से। सो दिस कन्वर्टिबिलिटी वाज वैलिड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन के लिए ये कन्वर्टिबिलिटी वैलिड करी गई, जैसे कि आपका था जिसमें था सबसे पहला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा था पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। पेमेंट करनी है आपने इंटरेस्ट और डिविडेंड की तो उसके लिए ये यूज़ होता था। रेमिटेंसेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, फैमिली एक्सपेंसेस के लिए आप पैसा भेज रहे हो तो ये यहाँ पे आप इसे कर सकते हो। तो बेसिकली कुछ चीज़ों के लिए पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी इंडियन रुपीज़ की करी गई इन दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिससे कि
ये चीज़ बढ़ सके। रिसेंटली गवर्नमेंट इज़ सीरियसली थिंकिंग ऑफ मेकिंग रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल इन अदर करेंसीज, और आज के टाइम पे जो है वो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को हटा करके हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फुली कन्वर्टेबल करने की बात यहाँ पे सोच रही है। सो ये दो आपका सेकंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है लॉन्ग टर्म फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन कन्फर्मिटी विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी वो एक बनाई गई लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, जिसे के लिए बेसिकली कहा जाता है कि 1 साल से बढ़ा करके उन्होंने उसको टेन्योर जो है 5 साल का कर दिया। कि पहले क्या होता था, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती थी वो फॉर जस्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स, बट बेसिकली उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे को जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको हमारा जो टेन्योर है, जो उसका टाइमिंग है, उसका वो थोड़ा सा लिमिट जो है वो उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जब ऐसा हुआ तो वो 5 साल तक के लिए चेंज हो गई। आज के टाइम पे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है वो 5 ईयर्स के लिए फॉर 5 ईयर्स बनाई जाती है, और साथ ही साथ जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सी लिबरल बेस पे रखी जाती है, सो दैट कि जो हमारा ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, जो कि हमारी ट्रेड है विद फॉरेन कंट्रीज़, वो ईज़िली चलता रहे और कोई ज़्यादा उसमें इश्यूज ना हो सके। सो टू अट्रैक्ट फॉरेन बायर्स, टू अट्रैक्ट फॉरेन कस्टमर्स, ये चीज़ें यहाँ पे करी जाती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब करा जाता है। अगला एक पॉइंट और भी चीज़ में किया गया, वो था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो जिसे माना जाता है, वो है आपका रिडक्शन इन टैरिफ्स। टैरिफ्स आप समझते होंगे, जो कि हम टैक्सेस और आपके जितने भी बेसिकली ड्यूटीज़ होती हैं उनको कहा जाता है। सो पहले ग्लोबलाइजेशन से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टैरिफ्स और टैक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। इसी की वजह से कुछ कंपनीज जो थी वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने से डरती थी। सो फॉर दिस थिंग गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन को अगर हमारे को प्रमोट करना है तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे को टैरिफ्स एंड टैक्सेस को कट करना पड़ेगा। सो इंटरनेशनली जितना भी आपके कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, टैरिफ्स लगती थी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे, तो उनको रिड्यूस किया गया ग्रेजुअली, सो दैट कि जो फॉरेन ट्रेड है वो भी इंडिया में प्रमोट हो सके। सो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। बेसिकली प्रमोशन, गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला गया, नए नए प्रोग्राम्स निकाले गए। गवर्नमेंट पूरी तरीके से फोकस्ड थी कि उनको ग्लोबलाइजेशन को कैसे कितने अच्छे तरीके से बढ़ाना है। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इंडियन जो कंपनीज थी उन्हें बताया, या जो भी आपके यहाँ पे प्रोड्यूसर्स थे उन्हें बताया गया कि जो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि यहाँ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, या दे आर यूज्ड इन वेरी बल्क, जो कि इंडिया की अच्छी क्वालिटी है, उसको यहाँ पे जो यूज़ नहीं हो पाते हैं, या जो कि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है बट स्टिल दे आर नॉट यूज्ड हेयर, तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि कुछ नए नए मेजर्स आपको बताए कि कैसे आप उनको कर सकते हो, कैसे उन्हें प्रमोट करा, क्या क्या उन्होंने चीज़ें ली। पहला स्टेप उसमें था कि स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड गई, कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करे गए। ठीक है, कंसेशनल लोन्स दिए गए कुछ, कि आप सस्ते दामों पे आपको लोन प्रोवाइड किया कि जिससे कि लोग एक्सपोर्ट कर सकें बाहर प्रोडक्ट।
टैक्स एजम्पशंस प्रोवाइड करी कि अगर आप प्रोडक्ट्स अपना बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स की रिबेट मिलेगा, आपको टैक्स में एग्जम्पशंस मिलेंगी। तो ऐसी चीज़ें कुछ करी गई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, जिससे कि इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट कर सकें। एक नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। फ्रीडम टू रीपैट्रिएट। अगर मैं आपसे पूछूं रीपैट्रिएट का मतलब, तो शायद आपने ये जो वर्ड है ये शायद पहले कभी आपने नया सुना हो, और बहुत ही कॉमन वर्ड नहीं है ये। तो रीपैट्रिएट का मतलब होता है बेसिकली कि जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि कुछ कंपनीज़ हैं जो कि बाहर से आ रखी हैं इंडिया के अंदर, दे आर वर्किंग इन इंडिया, उन्होंने अपने प्लांट्स इंडिया के अंदर लगा रखे हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं कुछ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कोका कोला है, पेप्सी है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं, इंडिया के अंदर ही सेल कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सो बिफोर ग्लोबलाइजेशन होता क्या था कि जो कंपनीज बाहर से आती थी और वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं या यहाँ पे अपने वो प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद, उन प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद जो भी उनको इनकम हो रही है, जो भी उनको इनकम होती थी, दे वर नॉट अलाउड टू टेक बैक टू देयर होम कंट्री। वो जो इनकम थी, वो जो इन प्रॉफिट था उन्हें, वो इंडिया से नहीं ले जा सकते थे अपनी होम कंट्री में, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू डू सो। बट विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उन्हें एक फ्रीडम दिया गया टू रीपैट्रिएट। वो ये जो इनकम होती है, जितनी भी उन्हें प्रॉफिट होती है अगर इंडिया में कोई, तो वो अपने होम कंट्री उसे लेके जा सकते हैं। दिस प्रोविजन वॉज अ ग्रेट हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर फ्री टू रिपैट्रिएट देयर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इनकम पे जो उन्हें इनकम हो रही है ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, तो उन्हें कोई उस चीज़ का इशू नहीं है, दे कैन टेक बैक टू देयर प्लेसेस। तो इस कारण से भी फॉरेन यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट नहीं करते थे पैसा ज़्यादा, बट अब क्या है, विद दिस दे कैन इन्वेस्ट इट वेरी इजली। सो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला एक पॉइंट है इंक्रीज इन फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी जो थी उसके भी रास्ते यहाँ पे आ गए, खुल गए। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, जैसे जैसे फॉरेन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीमेंट होना शुरू हुआ, फॉरेन इन्वेस्टर्स आने शुरू हुए, तो इंडियंस ने भी सोचा कि बाहर जाके देखा जाए कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे इंडियन प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा, तो उन्होंने बाहर की देश की जो कंपनीज थी, जो कि वहाँ के प्रोड्यूसर्स थे, उनसे टेक्नोलॉजी हायर करने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स करे गए, जिसके कारण से यहाँ पे भी वो टेक्नोलॉजी को लाया जा सके। सो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कि ये आप कैसे कैसे नई टेक्नोलॉजी आ सके मार्केट के अंदर, उससे क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बहुत सारा चीज़ें हुई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि ग्लोबलाइजेशन से हुआ। अगला पॉइंट आया सेटिंग अप ऑफ जॉइंट वेंचर। हमने जॉइंट वेंचर के बारे में पहले भी बात करी है, तो फिर से हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जॉइंट वेंचर बेसिकली होते क्या है, दो कंपनी के बीच में एक मिल करके एक जॉइंट वेंचर बन जाता है, वेंचर बना लेते हैं वो नया, जो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए या मतलब एक किसी मोटिव के लिए वो काम करता है। जैसे ही वो मोटिव ख़त्म हो जाता है, दे सेपरेट। तो
विद बेसिकली विद ग्लोबलाइजेशन, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये एक नया दौर चला जॉइंट वेंचर्स का, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ, बिकॉज दिस इज़ कंसिडर टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन, जिससे कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं उसके बिजनेस में. सो जॉइंट वेंचर एक इस तरीके का बिजनेस प्रपोजल है जहाँ पे एक कंट्री अगर चाहे दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करना, तो वो दूसरी कंट्री की वैसी ही चलती हुई कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर करती है फॉर अ मोटिव, फॉर अ सम टाइम और फॉर अ सेपरेट मोटिव, जिससे कि आप वो विद द टाइम दे कैन चेंज एंड विद द टाइम दे कैन डेवलप ईच अदर, दोनों एक दूसरे को समझ पाएँ और जो नई कंपनी है वो वहाँ के दूसरे देश के जो बिज़नेस है उसको भी अच्छे से समझ पाए. तो एक जॉइंट वेंचर का भी एक नया ट्रेंड चालू हुआ विद दी हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिससे कि आगे फ्यूचर में कुछ बहुत नई कंपनीज जो थी, जो कि इंडिया में आना चाहती थी, वो भी यहाँ पे आने को राज़ी हो गई. गवर्नमेंट ने इसी के साथ साथ एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड भी निकाला. फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. बेसिकली इसका काम यही था टू प्रमोट कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके इंडियन गवर्नमेंट में, इंडिया में आ करके कैसे इन्वेस्ट करें. तो दिस बोर्ड अरेंजेस कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया एज वेल एज इन फॉरेन नेशंस, सो अट्रैक्ट दी फॉरेन इन्वेस्टर्स. बेसिकली ये बनाया गया कि कैसे इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके, उस के थ्रू कैसे बाहर के देशों को इंडिया के अंदर बुलाया जा सके, उन्हें कैसे यहाँ पे लाया जा सके, और कैसे उनको बताया जाए कि आप यहाँ आकर के इन्वेस्ट किया जाए. तो ये जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया गया, दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशंस एंड कंपनीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. दूसरे देशों की जो कंपनीज थी उनको बुलाया जाता था, कॉन्फ्रेंसेस करी जाती थी और उन्हें समझाया जाता था कि आप कैसे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं. तो यही कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे. इसके अलावा 2-4 पॉइंट्स बुक में आपके और प्रोवाइडेड है, आप उनको पढ़ें. बट बेसिक जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं. तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मेजर अडॉप्ट किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन दी फॉर दी हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या ग्लोबलाइजेशन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आए विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. तो आइए वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, क्या क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए हैं ग्लोबलाइजेशन के. तो अगर हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको भी इसके बारे में समझ आ गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं आज के टाइम पे. सबसे पहली चीज़ जो हमारी आई वो आई कि हमारा इंक्रीज़ हुआ किस में, फॉरेन ट्रेड में. फॉरेन ट्रेड इंडिया के अंदर बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़े, लोगों को अलग अलग एम्प्लॉयमेंट मिला बिकॉज ऑफ द क्योंकि बाहर से देश आए, उन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया अपना. कुछ कंपनीज आई दूसरे देशों से जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया. तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वो रहा यहाँ पे रोल फॉरेन ट्रेड का. फॉरेन ट्रेड यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ. इसी के साथ मैंने भी बात करी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बहुत ही इंक्रीज़ हुआ
विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आया तो उससे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी एक भरमार हो गई। जो कंपनीज़ थी उनको एक बहुत ही अच्छा स्कोप दिखा कि इंडिया के अंदर, सो दे स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग दे मनी इनटू इंडिया। और आज भी अगर आप देखो तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बाहर देशों में पहले थी, बट नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा यहाँ पे उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। सो दैट इज़ वाई। दूसरा, इसी के साथ एक और पॉइंट हुआ, फॉरेन कोलैबोरेशन इंक्रीज़ हुआ। फॉरेन कोलैबोरेशन में, कोलैबोरेशन का मतलब है कि दो बेसिकली कुछ कंपनीज़ ने मिल कर के काम करना शुरू कर दिया, तो उसको कोलैबोरेशन कहा जाता है। तो जॉइंट वेंचर जैसे हम कहते हैं तो वो भी एक कोलैबोरेशन है दो कंपनियों का, तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ कोलैबोरेशन। सो जो फॉरेन का कोलैबोरेशन है, फॉरेन ने यहाँ पर आके बहुत सारी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करने लगे टू वर्क हेयर, टू सेल देयर प्रोडक्ट्स हेयर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है उन्हें दिखा कि इंडिया हैज़ अ वाइड स्कोप, और उन्हें ये पता समझ आ गया कि इंडिया में बहुत चीज़ें बिक सकती हैं, बहुत अच्छे से उनके प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं। तो दे स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद द डोमेस्टिक कंपनीज़, जो यहाँ की कंपनीज़ हैं उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करना शुरू करा, जिससे कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच सकें। फिर आ गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसमें बहुत इंक्रीज़ हुआ, बिकॉज जब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट होगी इंडिया के अंदर, या फॉरेन में प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे, या फॉरेन के प्रोडक्ट्स या एक्सपोर्ट होएगा प्रोडक्ट्स इंडिया से फॉरेन में, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। जो सबसे अच्छी चीज़ है विद दी ग्लोबलाइजेशन जो हुई, वो ये हुआ कि हमारे लिए जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स का सारे की सारी जो ग्लोबल मार्केट है वो इंडिया के लिए खोल दी गई। ग्लोबल मार्केट से यहाँ पे मतलब है कि जितने प्रोडक्ट्स ग्लोबली इंडिया के अंदर मिल रहे हैं, मतलब ग्लोबली जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, अब वो इंडियंस भी उस प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते थे। दे आर ऑल्सो मेड अवेलेबल फॉर द इंडियंस। सो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। मार्केट जो थी वो खाली ही नेशनल ना रह करके इंटरनेशनल बन गई, और वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि कैसे कुछ डोमेस्टिकल प्रोड्यूसर्स ने ये चीज़ को बहुत अच्छे से लिया, और विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबलाइजेशन उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को मार्केट में हमारी इंट्रोड्यूस करा, नई टेक्नोलॉजी को वो हमारे इंडिया के अंदर लेके आए। सो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी हुआ विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इसी के साथ एक बहुत बड़ा जो पॉइंट आया वो आया इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे नई कंपनीज आई बाहर से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ पे हमारे देश में आगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई, जिसके कारण से लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जॉब यहाँ पे देखने को मिली। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो वो कैपिटल मार्केट का भी डेवलपमेंट हुआ। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि भाई आपका इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट में आप देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, वो हमारे देश में आने लगे, तो लोगों को भी अट्रैक्शन होने लगी उन प्रोडक्ट्स के लिए, और धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होता रहा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो फैक्टर हुआ वो हुआ रिडक्शन इन द ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन आप समझते होंगे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जिसके बारे में बहुत हमारे को पढ़ाया भी गया है, बताया भी गया है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो उससे पहले भी ये चीज़ बहुत प्रिवेलिंग थी इंडिया के अंदर, कि
लोगों को बाहर के देश जो थे वो अट्रैक्ट करते थे, वो अपनी तरफ उन्हें बुलाते थे कि भाई आप आ जाओ हमारे यहाँ काम करो, विल पे यू दिस एंड विल पे। तो लोग इंडियंस जो थे वो बहुत अट्रैक्टेड रहते थे टूवर्ड्स दैट। वो चीज़ विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। तो दीज वर सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ये पॉजिटिव हो गए हैं। आइए हम कुछ अब नेगेटिव इफेक्ट्स को देख लेते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को फिर हम ख़त्म करते हैं। सो नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या हुए, क्या क्या नुकसान हुए जो कि ग्लोबलाइजेशन के आने से हुए, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहला हुआ लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। देखिए ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं उन्हें यहाँ पे बहुत ही बड़ा ख़तरा एक हो गया, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट आज भी कोशिश करती है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सके। बेसिकली हुआ क्या कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाहर से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ आई जो जिन्हें कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहते हैं, जो कि बहुत सारे देशों में फैली हुई हैं। वो जब इंडिया के अंदर आई तो मार्केट में एक अलग तरीके का पैटर्न क्रिएट हो गया। अब हुआ क्या कि डोमेस्टिक जो कंपनीज थी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, वो दे वर नॉट वेरी कैपेबल ऑफ कम्पीटिंग विद दी मल्टीनेशनल, जो कि एक इतनी बड़ी कंपनी है जो बहुत सारे देशों में चल रही है, वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकती थी। इस वजह से कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे लॉस देखना पड़ा और उनके लिए एक बहुत बड़ा ये इशू बन गया। फिर आ गया अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जितनी भी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज़ थी हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो आ रही थी देश में हमारे, उन कंपनीज़ के साथ एक बहुत बड़ा इशू ये रहा कि दे वर कमिंग टू इंडिया एंड दे वर इन्वेस्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रही थी, बट साथ ही साथ दे वर आस्किंग फॉर दी स्किल्ड लेबर, जो कि पढ़ी लिखी लेबर है, उनके लिए वो वहाँ पे पूछ रही थी। बट ये इंडिया के अंदर वो चीज़ यहाँ पे उतनी प्रिवेल नहीं करती थी। तो एक बहुत बड़ा एक रीज़न उसका ये भी रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट को इसने एक प्रमोशन दिया, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, बिकॉज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रही थी। सो ये चीज़ बहुत बड़ी हुई। फिर साथ ही साथ बिकॉज लेबर वॉज अनस्किल्ड, तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हुआ कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ ऑफ द लेबर, क्योंकि लेबर को कुछ चीज़ें मालूम नहीं थी। दे वर नॉट वेरी स्किल्ड नहीं थे, एजुकेटेड नहीं था लेबर। प्लस इंडिया के अंदर लेबर लॉज की भी उसमें ज़्यादा कुछ लेबर लॉज भी उस टाइम पे बहुत अच्छे नहीं थे। सो एक ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा ग्लोबलाइजेशन का कि बाहर की देश की जो कंपनीज आई उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया यहाँ के लेबर्स को। फिर साथ ही साथ यहाँ पे हुआ डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज बाहर से जो कंपनीज आई उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ गया, प्लस वो नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आई और नया पैटर्न इंडिया में स्टार्ट हो गया टू फॉलो दीज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन कंपनीज। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे प्ले किया उसने कि उनका एक डोमिनेंस बन गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ वर नॉट एबल टू कम्पीट विद दीज इंस्टीट्यूशंस, और फॉरेन की जो जितनी भी इंस्टीट्यूशन के साथ वो कम्पीट नहीं कर पाई थी, बिकॉज उन्होंने एक डोमिनेंस क्रिएट कर लिया था अपना। सो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे रहा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हुई वो ये हुई, इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी जो थी उसको यहाँ पे प्रमोशन हुआ। इनइक्वालिटीज़ का मतलब है जैसे कि जो पुअर थे वो ज़्यादा पुअर होने लगे, जो आपका जो ज़्यादा अमीर थे, जो ज़्यादा आपके
बेसिकली रिच पीपल थे वो थोड़े से ज़्यादा अमीर होने, बिकॉज जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थे दे वर टारगेटिंग ऑल दी ओनली दी फॉरेन ओनली दी रिच कस्टमर्स, और वो ज़्यादातर उन्हीं पे फोकस करी हुए थे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट इसने दिया वो एक और ये भी दिया कि ग्लोबलाइजेशन ने जो फ़ायदा दिया वो सिर्फ और सिर्फ किन कंपनीज़ को दिया, जो कि बड़ी कंपनीज़ थी, एमएनसीज थी, या बिग बहुत बड़ी इंडिया के अंदर भी जो डोमेस्टिक बहुत बड़ी लेवल पे काम कर रही हैं कंपनीज, उनको फ़ायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन से। बट जो कि नॉर्मल बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रही थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या जिन्हें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, उनको इससे बहुत ही नुकसान हुआ। एंड बेसिकली तो कहने की बात यह है कि इट क्रिएटेड इनइक्वालिटीज़ बिटवीन दीज टाइप ऑफ थिंग्स। उन्होंने जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उनके साथ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बीच में एक बहुत ही बड़ा इनइक्वालिटी बेसिकली हम कह सकते हैं एक गैप क्रिएट कर दिया, जिसके कारण से ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट्स थे। एक पॉइंट और आ जाता है जो कि है प्रोडक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स। बिकॉज इंडिया के पास कुछ रूल्स की कमी थी, कुछ इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो अभी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही थी, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कुछ ग्लोबल कंपनीज़ ने, कुछ ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ ने, कुछ एमएनसीज़ ने। दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सम प्रोहिबिटेड गुड्स। बेसिकली प्रोहिबिटेड गुड्स आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स जो कि बाहर देशों में नहीं बिकते थे, दे वर नॉट अलाउड इन अदर कंट्रीज़, बट दे वर नॉट बैंड इन आवर कंट्रीज। हमारी कंट्री में वो बैंड नहीं थे, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया टू अर्न मोर प्रॉफिट। दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दोज गुड्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली इंडियंस के लिए या लोगों के लिए अच्छे नहीं थे। तो वो चीज़ भी एक बहुत बड़ी इंडिया उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट देके गई। सो these were some major negative effects of globalization। इसी के साथ साथ एक दो चीज़ें और हुई, जैसे कि बैड इफेक्ट ऑन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल इसका रहा ग्लोबलाइजेशन का। बिकॉज देखिए बेसिकली जो हमारी चीज़ें थी, जो हमारा कल्चर था, वो लोगों ने छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जब आया तो लोगों को पता चला कि बाहर देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो दे वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, और उसके कारण से उन्होंने उसी कल्चर को धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। सो एक ये बैड इम्पैक्ट रहा। साथ ही साथ इसी के साथ साथ ब्रेन ड्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन ड्रेन थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन से कम भी हुआ था, और साथ ही साथ वो इंक्रीज़ भी हुआ था। बिकॉज जब बाहर की कुछ कंपनीज आती थी वो दिखाती थी कि वो लोग उसमें काम करना शुरू करते थे, लोगों को दिखता था दे हैव स्कोप, तो फिर वो कंपनीज़ भी उन्हें कहती थी कि हम आपको दूसरे देश में भेज सकते हैं, हम आपको दूसरे देश में काम देंगे, वहाँ करेंगे। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी जो कि साथ साथ इंक्रीज़ होने लगी। सो दीज वर सम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो कि थे। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता था यहाँ पे मार्केट में विद दी बिकॉज ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, तो जितनी भी बड़ी कंपनीज आई थी उनका एक पॉलिटिकली कंट्रोल अच्छा था, पॉलिटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहती थी। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा जो मेजर पॉइंट यहाँ पे है वो है टैक्स इवेजन। टैक्स की चोरी करना। जितनी भी कंपनीज आई उन्होंने ये इस जो मेजर उनका वो था, प्रॉफिट कमाना तो था ही था, बट साथ ही साथ उनका जो मेजर वो था कि दे हैव टू पे लेस टैक्सेस हेयर इन आवर कंट्री। उन्हें टैक्सेस कम देने पड़ेंगे, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही फ़ायदा उठाया। और कुछ कंपनीज तो ऐसी थी कि वो पूरी चोरी करके टैक्स का इवेजन करके यहाँ से चली गई। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट रहा ग्लोबलाइजेशन का। सो दीज वर सम पॉइंट्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे, और ये ग्लोबलाइजेशन आपका था पूरा चैप्टर। इसी के साथ ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। कल से हम जो पढ़ेंगे मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो कल मैं आपके साथ फिर से मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।